जाम है, साइन कभी स्क्वायर ठीक से थीटा चिपका वन नहीं। क्या आएगा? कौन है? r स्क्वायर हो जाएगा u का साइन बस थीटा और वाई तो यहाँ पे है ये है ना, ये वैल्यू आपकी होगी u का साइन थीटा पानी ये मुझे कहते हैं u स्क्वायर ऐसा कहते हैं ये होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाएगा साइन थीटा इनटू क्या और एक थीटा साइन वाला यहाँ से पावर है माइनस हो जाएगा तो बचेगा साइन वाई का साइन थीटा मान कितना और थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा की वैल्यू होगी बेटा 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ये बेसिकली वन बाई 2 है बेटा तो इसमें जो आपको थीटा मिलेगा वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे दिखा देते हैं तीसरा कंप्लीट ऐसा कर लेंगे x इक्वल टू कितना कर लिया है कितना है हो गया tan इनवर्स 4 अब कर दें यहाँ जैसे लिखा है हमारे पेज में और इनका रेंज यहाँ लिखा होगा ठीक है इंक्लाइन कई जगह होनी बना दी है किसी भी ऑब्जेक्ट की बेटा थीटा और 90 माइनस थीटा पर अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो वर्टिकल रेंज की वैल्यू क्या रहेगी सेम सेम देखिए if any object is projected if any object is projected at angle आपको ये बहुत फास्ट पढ़ने की जरूरत है कारण क्या है आज के लेक्चर में आपको क्या सर्कुलर मोशन खत्म कर देना है अकॉर्डिंग टू ठीक शेड्यूल ठीक तो वो आपको मानते हैं आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो तो सब आता है ठीक है तो इसके लिए जो है थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आया करिए जिससे चीज़ें जल्दी बन जाएगा ठीक है लेक्चर कम से कम 12 लेक्चर हमारा चीज़ के लेक्चर में खत्म करना है वो चीज़ें हैं थोड़ा सा पढ़ के आया करिए तो देखिए ठीक है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल अगर एक्टिविटी करेगा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन अगर हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे बात कर रहे हैं क्या बात करते हैं कोई भी बॉडी अगर आपकी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी जाती है उसके प्रोजेक्टाइल को करेंगे लेकिन उसके साथ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन अगर समझ लीजिए तो दिखा दें यहाँ पे केवल फार्मूला आपको लिखना है अगर एंगल थीटा है ये हमने अल्फा ले लेते हैं अगर अल्फा एंगल है और यहाँ से
को आप प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल में ये वेलोसिटी से क्या करना है हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेटा। तो ये जाएगा पर्टिकुलर हाइट तक और यहाँ से जाकर फिर ड्रॉप करेगा। ठीक, ये जो आपकी होगी ये हाइट आपका क्या हो जाएगा, ये ठीक है वर्टिकल हाइट। यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है वैसे हॉरिजॉन्टल लेंथ या लिमिट है। और जो टाइम टेकन होगा वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। थोड़ा सा पॉइंट करना चाहिए जहाँ पे कभी पूछा जा सकता है, बाकी कोई मतलब नहीं है। देखो ऑलवेज जी बेटा डाउनवर्ड काम करता है, सबको पता है जी ऑलवेज किधर डाउनवर्ड काम करता है। नहीं चलता चलो जो कंपोनेंट हम लोग इसे जोड़ लेंगे, एक कंपोनेंट होगा जी के इनवर्ड अंदर की तरफ जो होगा इसे कह रहे कि ये अगर अल्फा है तो ये एंगल बेटा अल्फा होता है। याद रखेंगे अभी जब हम लोग वाला मोशन पढ़ेंगे तो ये न्यूटन का मोशन तो वहाँ बताया जाएगा। अगर ये इंक्लिनेशन अल्फा है तो यहाँ से एंगल ये अल्फा बनाएगा और अल्फा या थीटा के साइड का कंपोनेंट कॉस होता है। तो यहाँ नीचे वाला आप देखोगे ये वाला जो कंपोनेंट मिलेगा ये जी कॉस अल्फा होगा और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा बेटा ये जी साइन अल्फा होगा। इतना ही समझना, बाकी उससे जहाँ हम जी रखते थे उसका जी का कंपोनेंट कर देंगे। ठीक, ये हो गया जी कॉस अल्फा, इधर वाला कंपोनेंट होगा जी साइन अल्फा। एक हो गया जी कॉस अल्फा, दूसरा हो गया हमारा क्या जी साइन अल्फा हो गया। तो यहाँ से तो प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं जी साइन अल्फा, जी कॉस अल्फा और ये जी हो गया। अब सुना बेटा पीछे फ्लो में जो टाइम फ्लाइट जितना रेंज वगैरह या प्रोजेक्ट का वर्टिकल टाइम लिखा था तो फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या लिखा गया था, किसी लोग को मालूम है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या लिखा था, आप बताइए। टाइम ऑफ फ्लाइट डेल का फार्मूला क्या बताया गया था, अभी पीछे का बताया गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला टाइम 2/g अंडर 2/g ये तो पढ़िए अंडर 2h/g। ये तो किसी चीज को वर्टिकली हम ग्राफ करते तो वो टाइम देख साइड से ड्रॉ किया जाता तो आपको करना 2u sin थीटा बाई जी 2u sin थीटा बाई जी था। लाइन मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा था 2u sin थीटा बाई क्या होता है क्यू जी के बराबर होता है। जी तो वहाँ पे हम लोग देखते थे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट ई की वैल्यू 2u sin थीटा बाई जी। जी जो होता था वो प्लेन के जैसे आपने एक प्लेन होता था, प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड कंपोनेंट भी आपका काम करता था। जब हम लोग किसी एंगल में देखते थे इस तरह से क्या मूव करता था तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होता था डाउनवर्ड। यहाँ पे जी की जगह पे हमारा डाउनवर्ड कंपोनेंट कौन आ रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जी कॉस अल्फा आ रहा है। तो जहाँ जी लिखते थे ना वहीं पे बेटा जी कॉस अल्फा ले लेंगे। जहाँ जी लिखते थे वहीं पे क्या लिखेंगे आप जी कॉस अल्फा ले लेंगे। तो हेडिंग लिख दिया है प्रोजेक्ट एंड इक्वाइज में लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए if any object is projected at an angle theta on a inclined surface having inclination alpha from horizontal कितना है बेटा horizontal से अल्फा एंगल पे आप क्या करते हैं प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक अल्फा then it follow a parabolic path। then it follow मतलब ऑब्जेक्ट जो भी होगा follow ये parabolic path। ठीक as shown in figure जैसे इस बना लीजिए
साइन थीटा, ये वाला जी कॉस थीटा, ये जी इधर प्लेन के आराम से है जी साइन थीटा, प्लेन के परपेंडिकुलर है जी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल डाउनवर्ड काम करे वो जी वाले जी साइन थीटा। तो जब टाइम आप राइट आप लिखोगे टी बराबर तो वही से कंपेयर कर दे रहे हैं। तो पीछे वाले हम लोगों ने पढ़ा था टाइम ऑफ राइट का फार्मूला 2u sin थीटा बाई जी बेटा, ये पढ़ा था ना। ये जी जो होता था वो प्लेन के परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड कंपोनेंट होता था। प्लेन हमारा यहाँ पे ये है, जैसे जब प्लेन ठीक ये प्लेन है जो पॉइंट आपको दिया गया, ये प्लेन है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ जो कंपोनेंट है जी कॉस अल्फा है, जी की जगह पे क्या रख लेंगे जी कॉस अल्फा, बाकी सब कुछ वही रहेगा 2u sin थीटा अपॉन जी, जी की जगह पे आपको इसकी वर्टिकल कंपोनेंट दिया जाता है तो वो जी कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2u sin थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, दिस इज द टाइम ऑफ राइट, फार्मूला लिखना है ठीक। तो टाइम वेव का फार्मूला होगा t 2u sin थीटा अपॉन जी की जगह जी कॉस अल्फा कर लीजिएगा ठीक। पहला नोट कर लीजिए। दूसरा वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट तो वर्टिकल हाइट अटेन करता था प्रोजेक्टाइल में, उसके लिए फार्मूला क्या बना था किसी लोग याद है? वर्टिकल हाइट अटेन बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। याद नहीं वर्टिकल हाइट, ये देखो जो पढ़ा आपने पहले क्या जानते हैं क्या पढ़ा है वो अलग फैक्टर, बट जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे जाके पढ़िए, क्वेश्चन करिए ठीक। नहीं तो खाली क्लास करने पहले डॉक्टर बन जाते तो सारी दुनिया में डॉक्टर ही रहते हैं। तो वर्टिकल हाइट हो जाएगी टी की वैल्यू कितनी हो गई, तो वर्टिकल हाइट हम लोग यहाँ बात करेंगे तो वर्टिकल हाइट की जो वैल्यू आपकी होती है तो वहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा था क्या बताइए? यहाँ पे होता था बेटा वर्टिकल हाइट इसके लिए लिखा था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बेटा 2g जी की जगह पे क्या लिखेंगे जी कॉस अल्फा, जी की जगह पर 2g cos अल्फा हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिर चेंजेस आते हैं मेजर वो रेंज में आने लगेगा। वर्टिकल हाइट के लिए फार्मूला पढ़ा है जैसे वर्टिकल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2g, ये हो गया ये स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे जी लिखते थे वहाँ पे क्या हो जाएगा हम आगे बात अब बताया बेटा हाँ ये स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तीसरा हॉरिजॉन्टल लेंथ का फार्मूला कितने लोगों को मालूम है? हॉरिजॉन्टल लेंथ जो आपका होता है उसका फार्मूला क्या था? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लेंथ? दरवाजा खोल साइन थीटा था कि ये स्क्वायर साइन 2 थीटा 5 ये पड़ा ठीक। कहाँ तो गलत क्यों बचाता है तो वहाँ पे हम इंटरलेंस देते थे बेटा तो ये स्क्वायर साइन 2 थीटा 5 ये यहाँ ये नीचे हमारा थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, बाकी में केवल जी की जगह मॉडिफाई किया था। यहाँ पे जब लेंथ लिखेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होता है फार्मूला चेंज होगा। तो लिख लीजिएगा हॉरिजॉन्टल लेंथ आप किसी एंगल का अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लेंथ का जब हम रिलेशन लिखते हैं तो वहाँ पे आर लिखिएगा हॉरिजॉन्टल लेंथ आर इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin
थीटा इनटू cos u स्क्वायर sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस अल्फा इनटू cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बाकी में खाली ये में चेंजेस हैं, यहाँ थोड़ा चेंज होगा। r की वैल्यू u स्क्वायर टू sin थीटा cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा। 11 नंबर पॉइंट जो मॉडिफिकेशन अपन ये है ये एक तो cos स्क्वायर अल्फा वहाँ पे तो मैं काम लिखा था u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन t, sin 2 थीटा को 2 sin थीटा इनटू cos थीटा होता है ना, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का जो cos थीटा प्लस अल्फा टोटल है थीटा प्लस अल्फा अपॉन g होता था तो g cos स्क्वायर अल्फा। यही हमारा मॉडिफिकेशन है। बाकी में केवल g की जगह पे चेंज हुआ था, यहाँ पे इस कंपोनेंट में भी चेंज हुआ और यहाँ भी चेंज हुआ। तो ये चीज़ आपके होते हैं किसी इंक्लाइंड सर्फेस पे आपका करते हो प्रोजेक्ट करते हैं तो मोशन उसका भी प्रोजेक्टाइल होगा, बट रेंज के लिए फार्मूला मॉडिफाई होता है। यहाँ पे केवल g की जगह पे g cos अल्फा, यहाँ पे g की जगह पे g cos अल्फा। बाकी सब कुछ देखते हैं। ये कंडीशन आपकी होती है जो पूछा गया है कि वो टाइम और हुआ भी है तो बेसिकली पूछा नहीं है तो उसका कैलकुलेशन कर देना होता है। तो आगे लीजिएगा फार्मूला नोट करिए, वहीं नीचे पॉइंट डालना है। फार्मूला नोट करके पॉइंट करिए नीचे पाथ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेंथ। अगर रेंज की वैल्यू में मैक्सिमम चाहिए तो पाथ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेंथ रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए पूछा जाता है कितना थीटा होना चाहिए। पाथ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेंथ लिख लीजिएगा, पाथ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेंथ रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होता है बेटा इसे पढ़ गया है पाथ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेंथ थीटा विल बी, कोई लो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर रेंज की वैल्यू में मैक्सिमम चाहिए, अगर रेंज की वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए तो थीटा कितना होना चाहिए, कोई लोग जो पढ़े हुए वही बताते हैं। अगर रेंज की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल और कंडीशन में जब लोग देखते थे तब ये कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ इंक्लाइन सर्फेस जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंडीशन में पढ़ा था कि जब थीटा की वैल्यू 45 होता था तो उसमें हॉरिजॉन्टल लेंथ मैक्सिमम होता था कितना पढ़े होंगे तो बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे और सभी लोगों में है भी नहीं, कम्युनिटी बुकें होंगी बोर्ड वाले नहीं, बोर्ड वाले पोर्शन में है नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम लेंथ चाहिए तो π/4 माइनस α/2, वहाँ पे होता था π/4 यानी 45 डिग्री, यहाँ पे π/4 जो 45 का वही है, इसी को आर करके लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 45 माइनस α/कितना 2। थीटा की वैल्यू वहाँ 45 में देते हैं, यहाँ 45 माइनस α/2 के बराबर होती है। जो थीटा होना चाहिए उसकी वैल्यू 45 माइनस कितना α/2 के बराबर होती है। तो ये के हिसाब से होते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे क्या कैसे होगा। तो थीटा की वैल्यू π/4 माइनस α/2 या 45 डिग्री माइनस α/2 होता है। दिखा दीजिएगा ये देखिए हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशन। नेक्स्ट आप सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, आप लोग सोच के बताओ, अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंकाएंगे तो बॉडी को जिस वेलोसिटी से फेंकी जा रही है उसी वेलोसिटी से ऊपर से नीचे की तरफ फेंके तो किस कंडीशन में रेंज की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे या ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे, अगर बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो रेंज की वैल्यू ज़्यादा होगी, या जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो रेंज की वैल्यू ज़्यादा होगी।
वैल्यू डाल देते हैं ऊपर से नीचे यहाँ पे देखेंगे जब हम ऊपर से फेंकेंगे बेटा ना तो जी का कंपोनेंट एक उसका सपोर्ट करेगा और जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो जब जी का जी साइड का कंपोनेंट है उसका क्या करेगा अपोज करेगा। तो इसलिए अगर हम लोग किसी इंक्लाइन सर्कल से ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे सेम कराते से सेम एंगल पे तो रेंज की वैल्यू लार्ज होगी और जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो रिलेटिवली स्मॉल होगा। वहीं पे फाइंड करने के लिए देता है ये मेरा पॉइंट बना लो जी फॉर मैक्सिमम रेंज अराउंड का फॉर मैक्सिमम रेंज अराउंड द inclined plane around the inclined plane when the projectile is thrown upward when the projectile is thrown upward ऊपर की तरफ देखेंगे is given by देखिए r maximum equal to r maximum equal to given by r maximum की जो वैल्यू होगी बेटा u square by g लेकिन 1 plus sin alpha मैक्सिमम रेंज जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप मैक्सिमम की वैल्यू होगी ये स्क्वायर अपॉन जी ठीक है ब्रैकेट में हमारे पास कितना sin अल्फा अल्फा इक्वेशन है। जैसे याद करो जब हम लोगों ने आगे का सर्कल पे देखा था तो 45 डिग्री पे तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी थी u स्क्वायर अपॉन जी ये आया था ना। अब यहाँ पे जो u स्क्वायर अपॉन जी आता था तो यहाँ पे जी के साथ क्या 1 plus sin अल्फा जुड़ जाता है ठीक यही आता है वैल्यू 0 कर लेंगे तो sin अल्फा का वैल्यू 0 है sin 0 हो जाएगा ये 0 तो 0 जोड़ो तो u स्क्वायर बाय जी के बराबर होगा जो फार्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा ठीक बी पॉइंट कर लीजिएगा सेकंड यहाँ पे सेकंड अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो उस केस में जी का जो जी sin थीटा कंपोनेंट है वो क्या करेगा सपोर्ट करेगा और जब सपोर्ट करेगा तो रेंज की वैल्यू बढ़ जाएगी इसका भी सेकंड पॉइंट कर लीजिएगा ठीक है when ऐसे है तो ऐसे करो तो और स्टेटमेंट क्या लिखा बच्चे का लिखो इसमें फॉर मैक्सिमम रेंज अराउंड द inclined plane for maximum length around the inclined plane when the projectile is thrown around the inclined plane when the projectile is thrown downward when the projectile is thrown downward is given by कैसे वो देखिए is given by अब की बार जब हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे बेटा ना तो यहाँ पे ऐड हो रहा है यही वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो डाउनवर्ड फेंकने पे r की वैल्यू जो मैक्सिमम मिलेगा u स्क्वायर अपॉन g 1 माइनस sin अल्फा होगा। देखो यहाँ पे डिवाइडेड फैक्टर बढ़ रहा था तो रिजल्टेंट वैल्यू घटेगी यहाँ पे डिवाइडेड फैक्टर घट रहा है तो रिजल्टेंट वैल्यू बढ़ जाएगी इसलिए रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ठीक ऊपर से नीचे फेंकोगे ना रेंज बढ़ जाएगा नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो रेंज ये लास्ट पॉइंट था आपका किसका सर्कुलर मोशन एप्लीकेशन कराया जा सकता है वगैरह बहुत सारे होते हैं टाइम बना करने की इसलिए थोड़ी सी मेहनत आप लोग करिए ठीक है आप थोड़ी सी अपने ईमानदारी से मेहनत करिए बेटा तब बात बन पाएगी ठीक इतनी जो टाइम है अच्छे लेक्चर में पूरी क्या काइनेमेटिक्स खत्म करना काइनेमेटिक्स मतलब मोशन 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल अब 2 डायमेंशनल में प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस सर्कुलर ठीक है तो इसलिए ये बताता है देखो ये काइनेमेटिक्स जब हम लोग हैं उसका उठाते हैं 2 घंटा रोज चलता है कम से कम 12 से 15 लेक्चर तब हम एप्लीकेशन टाइम देता है अब यहाँ पे जो बाउंडेड है चेंज ना कराना है इसलिए आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी कि आप उसके अकॉर्डिंग कर पाइए ठीक है ट्राई करेंगे कि थोड़ा एक आध एक्स्ट्रा आगे पीछे लेकिन फिर भी बहुत नहीं किया जा सकता क्योंकि रिगार्डेड जो वहाँ से रहता है उसके रिगार्डिंग करना होता है
इसका कारण वही है कि आप घर से एक बार पढ़ के आइए, थोड़ा फास्ट रहेगा तो मेहनत कर लेंगे, अगर बिना पढ़े रहेंगे बेटा तो फिर उस स्पीड में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। ठीक, चले देखिए टाइम थोड़ा दिक्कत होता है तो करा दिया जाता है, ठीक है, टाइम फैक्टर। चलो देखो नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, नेक्स्ट पार्ट इसका है सर्कुलर मोशन। अगर ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हिंदी में आपने पढ़ा होगा तो क्या आपने सर्कुलर पाथ को मूव करता है, सिंपली मेनी आफ्टर आर मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ देन इट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर किसी सर्कल में मोशन कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो मोशन को हम लोग कर देते हैं सर्कुलर मोशन। क्या मीनिंग है? सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक, जरा समझेंगे। मान लो पॉइंट ए है, ये सेंटर वो है, ए से बी पॉइंट तक आप शिफ्ट करते हैं, ए से बी तक आप शिफ्ट करते हैं, तो अगर इसकी रेडियस की वैल्यू r है, एंगल डेल्टा थीटा, सपोज डेल्टा थीटा एंगल, तो यहाँ पे ये जो r की वैल्यू होगी ना, इसी प्रकार से डेल्टा r के क्या बोला जाता है, r कहते हैं। r हिंदी वाला ने पढ़ा हुआ चाप से बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा r की वैल्यू है डेल्टा s है। ठीक, तो आपने फार्मूला पढ़ा है एंगल इक्वल टू 8 पाई रेडियस, हिंदी वाला ने पढ़ा हुआ कोण बराबर 4/3 पढ़ा है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि हमें एंगुलर वेलोसिटी पढ़नी है, लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता था। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या करेंगे आप, टाइम टेकन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेंगे तो डेल्टा थीटा इक्वल टू होगा डेल्टा एस अपॉन क्या, एंगल इक्वल टू r बाई रेडियस होता है। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई क्या होगा, r होगा। अगर पूरी सर्किट की वजह से आप टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड करेंगे, इसी पॉइंट के सराउंडिंग टोटल एंगल कितना बनता है, 360 यानी 2 पाई होता है ना। अगर रेडियस में देखें 360 डिग्री बोलते हैं बेटा, और अगर रेडियस में देखें तो 2 पाई रेडियन बोलते हैं। 2 पाई क्या बोलते हैं, रेडियन बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ले लेंगे, अगर व्यू को होल सर्किल आप लिखना चाहते हैं पहले बायों से तो मजा आता है। होल सर्किल, अगर पूरी सर्किल की वजह से आप लेंगे, क्योंकि जो होल सर्किल अगर आप लेते हो तो कंडीशन में आपका क्या होगा, इसको आप इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, इसी को हम लोग अगर डिफरेंशियल टर्म में लेंगे, डिफरेंशियल टर्म में डी थीटा इक्वल टू डी एन अपॉन क्या होगा, आर के बराबर होगा। अगर डिफरेंशियल टर्म में आप लेंगे बेटा तो डी थीटा इक्वल टू डी एन अपॉन क्या, आर लेंगे। इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू कहाँ से, ये पूरा लेना है हमें। आर की वैल्यू जो होगी कितना, आर का रेट क्या, सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, परिधि कितने होते हैं, फार्मूला 2 पाई r। ठीक, तो यहाँ पे लेंगे तो होल सर्किल, तो इंटीग्रेशन जो ds की वैल्यू होगी बेटा ये 2 पाई r के बराबर होगा, और इंटीग्रेशन d थीटा की जो वैल्यू होगी ये थीटा हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे किसी क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू कितना, 2 पाई r अपॉन r। 2 पाई r अपॉन क्या हो जाएगा, r होगा बेटा। r आप कैंसिल कर देंगे तो 2 पाई क्या, रेडियन। अगर रेडियन में लिखेंगे तो एंगल टोटल आपको बनेगा 2 पाई रेडियन। मतलब अगर कोई भी सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा है एक सर्किल, तो फिर कितना एंगल वो रोटेट करेगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बोलेंगे हम लोग कितना, 2 पाई रेडियन। और इसी का एंगल में अगर आप लेते हो तो कितना हो जाएगा, 2 पाई, पाई की वैल्यू 180 होता है। ठीक, तो 180 की वैल्यू कितना हो जाएगा, चलिए यार 360 डिग्री 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड करते हैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 360 डिग्री के बराबर। यानी पूरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ये पूरा एंगल लेते हो, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो कंडीशन में 2 पाई क्या, रेडियन या 360 डिग्री बोलेगी बेटा। ठीक, अब कंडीशन क्या करना है, ये तो हमने एक डायरेक्शन कर लिया, क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक एनी ऑब्जेक्ट, if any object is moving on circular path
पास then its motion starts then its motion starts क्या कहलाएगा बेटा सर्कुलर मोशन then its motion starts circular motion दूसरा लाना पड़ेगा, दूसरा लाना पड़ेगा। रिपोर्ट लगाना पड़ेगा, एक बार चालू करिए हो सकता फिर से रिपोर्ट लगाना पड़ेगा उसको, चालू हो जाएगा। सिग्नल होता है चैनल चलता ही नहीं। सर बिल्कुल फ़ोन की तरह है, फ़ोन की तरह है वो भी। है तो फ़ोन की तरह ही, बट ऑपरेशनल जैसे है क्या कि कुछ चीज़ें डिफरेंट है तो आप उल्टा पल्टा कर देंगे तो हुआ भी सही है, किसी ने उसको ट्राई किया होगा नहीं नहीं हुआ सेम वैसे सब है। वो तो सब कुछ ऐसे ही रहता है, बट ये है कि कंपनी तो अलग है कि सब समझते हैं सब पैसे वैसे बच्चे हैं, हम लोग को लेकर अगर बात करते हैं रिलेशन लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इसका अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे आप रिलेशन कैसे होगा, क्या रिलेशन होगा उसको फाइंड करेंगे। क्या होता है बेटा, ये रोटेट हो रहा है ठीक, तो आपने लिखा एंगुलर टू आर में क्या चाहिए। अगर यहाँ पे यस क्या होगा, काम करेगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, ये काम करेगा क्या एंगुलर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे क्वेश्चन बना देना बेटा, इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। ये एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिलेट करते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ लेते हैं, ठीक। यहाँ से रिलेट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में फर्स्ट किया है, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लें टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या कर लिया जाए, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लिया जाए राइट सर्किल के टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन में आपका होगा क्वेश्चन फर्स्ट, ये मैंने नोट कर लो, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। आर करके लिख लो, अगर लीनियर लिखेंगे बेटा
निकाल दीजिए वेलोसिटी। ऐसे बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या? एंगुलर वेलोसिटी। तो लिख लीजिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity. Rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity. बेटा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एवरेज लिखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू होती है थीटा अपॉन टी। और जब हम लोग किसी को क्या इंस्टेंटेनियस के टर्म में लिखेंगे या एवरेज लिखेंगे, तो एवरेज जो लिखेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ बार की जो वैल्यू बार लगाने मतलब बेटा उसी को एवरेज पढ़ते हैं, ठीक। तो ओमेगा एवरेज की वैल्यू होगी कितना? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक। तो होगा हमारा क्या एवरेज। और जब इंस्टेंटेनियस है बेटा तो इंस्टेंटेनियस कितना तो मालूम है, इंस्टेंटेनियस जैसे डी के पढ़ा था वैसे यहाँ पे हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बेटा? डी थीटा अपॉन डी टी कर देंगे, ठीक। और जब इंस्टेंटेनियस लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जब मेरे इंस्टेंटेनियस मतलब मेरे स्टार्ट टाइम इंटरवल में जो एंगल रोटेट करेगा उसके रेशियो का हम लोग क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस। तो ओमेगा इंस्टेंट की कंट्रोल होगा लेकिन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी वेरी स्टार्ट टाइम इंटरवल में जितना एंगल रोटेट करेगा उसके टाइम के रेशियो को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस। ये हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और इसी को हम लोग जब टाइम इंटरवल में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो इसी को डी थीटा अपॉन डी टी पढ़ देते हैं। क्या पढ़ेंगे? डी थीटा अपॉन डी टी। नीचे वाले यूनिट में जो लोग रहे होंगे वो बताएंगे असर करते हैं, कहेंगे डी थीटा अपॉन कितना ओमेगा इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू हो जाएगी वो आएगा बेटा डी थीटा अपॉन डी टी का बराबर। यूनिट क्या होगी कितने लोग बताएंगे? यूनिट क्या होगा? चाहे वो एवरेज हो चाहे लीनियर हो चाहे क्या इंस्टेंटेनियस, सभी के यूनिट और डायमेंशन सेम होते हैं। कितने लोग बताएंगे यूनिट क्या होगा? यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा बेटा? यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। क्या लिखेंगे बेटा? रेडियन पर सेकेंड कहा जाता है। और डायमेंशन कितने लोग बताओगे? एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? और लोग डायमेंशन ना होने पर मैं थीटा लिखोगे तो उसको टेम्परेचर तक काउंट कर लेंगे, वैसे डायमेंशन में लिखते ही नहीं, केल्विन से दिखाया था। हाँ जी, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। आप पढ़े कोण बराबर क्या पढ़े त्रिज्या है, इसे पढ़े एंगल इक्वल टू आर बाय रेडियस। आर की भी डिस्टेंस है, रेडियस भी डिस्टेंस है, तो दोनों जब सेम ही रिटर्न क्या होंगे पर नीचे कट जाएगा तो ये कट जाता है, केवल टी के पावर -1 बनेगा। तो देखिए ये डायमेंशन हो जाएगा टी के पावर -1, या ऐसे कह सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1 के बाद कंफ्यूजन करता है क्योंकि इसकी यूनिट है और डायमेंशन नहीं है। क्वांटिटी आती है अगर कौन सा इसकी यूनिट हो डायमेंशन ना हो। एग्जांपल है ठीक हो गया, ठीक।
लक्ष्मी की। रेगुलर इलास्टिक यूनिट होती है क्षमता ना रेगुलर की है, एंगल की यूनिट है, बट डायमेंशन नहीं होता है। और जब रेगुलर इलास्टिक देंगे तो यूनिट भी है और क्या डायमेंशन भी। एक से ज़्यादा की वही नहीं लीजिएगा। पॉइंट इसमें हाथ नोट करने के बाद एक पॉइंट बना लीजिए। देखिए रुक जाइए। आप तो सुपरसोनिक मान के गवर्नमेंट चलती है आप नहीं दिखता नहीं है ना, इतना नीचे दिख रहा है। ये लोग अरे सर लिख रहे हैं हम लोग भी। हाँ? अरे सर लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखे ही फिर समझे 2 मिनट थोड़ी होगा। इस तक पहुँचाओ कि सर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं तब लिखते हैं, और दुनिया क्या जानते हैं आप ऐसे ही जान जाते हैं ना। काइनेमेटिक्स कैसे खत्म हो गया आप बता दो। लेक्चर में काइनेमेटिक्स अगर सिस्टमेटिक की है आपको नहीं है ना, ठीक। तो अब वही है कि जहाँ पे 5 क्वेश्चन लगाने हैं, 1 क्वेश्चन लगा के काम करना पड़ता है। चलिए हो गया बेटा, क्या दिख रहा था नीचे ये था ओमेगा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और ये डेल्टा थीटा जब लिमिट ले लेंगे तो वही डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा, हो गया ना? इसमें कुछ पता चलता है हाँ नहीं तो वहाँ पे स्क्रीन में देखते हो। अभी नहीं देता है। हो गया बेटा, ये ऊपर ही लिखा करिए तक आ जाता है। पॉइंट बोला था पॉइंट लीजिए। एंगल सपोर्ट एंगल हैविंग यूनिट यूनिट बट नॉट डायमेंशन, बट हैविंग नो डायमेंशन। एंगल की यूनिट होती है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होता। रीजन क्या है? क्योंकि ये दो एक क्वांटिटी का क्या है रेशियो होता है। तो एक आर्क बाय रेडियस है, तो एंगल की यूनिट तो है, हम लोग रेडियन बोल रहे हैं, बट उसका डायमेंशन नहीं होता। तो एंगल हैविंग यूनिट बट नो डायमेंशन। तो एंगल की यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन आपका नहीं होता है। समझेगा ना? चलिए relation between linear and angular velocity. Relation between linear and angular velocity. Relation between linear and angular velocity. लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमें डिस्क्राइब करना है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी देखो पता क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, अभी आपने पढ़ा था कि जो एंगल होता था, ठीक, एंगल आर्क बाय रेडियस यानी कि थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू आपके डीएस अपॉन आर। आर को क्या रेडियस, और अगर बेसिक मान आपका होता है यहाँ पे हमने इसको डीएस लिखा है, रेडियस आर है, एंगल आपका डी थीटा है, तो एंगल इक्वल टू आर बाय डी थीटा इक्वल टू डीएस बाय आर। अगर इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं टाइम के साथ,
इक्वल टू 1 अपॉन जो कांस्टेंट फैक्टर है तो अलग कर दिया 1 अपॉन r इंटू dl सपारा dl समान क्या हो जाएगा dt d थीटा अपॉन dt को क्या बोलेंगे बेटा ओमेगा d थीटा अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन एंगुलर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन लीनियर वेलोसिटी ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू इसे कहेंगे v v/r या आप चाहे तो v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो r इनटू ओमेगा दैट मींस क्या लिया आपने लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी तो लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू हो गई रेडियस इनटू कितना एंगुलर वेलोसिटी के बराबर तो ये रिलेशन हो सकता है लीनियर वेलोसिटी और इसमें एंगुलर वेलोसिटी अब सुनना अगर आपको रेडियस जैसे एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाओगे तो लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी नहीं अगर जितना तेज चलेगा हमारा लीनियर वेलोसिटी से रेशियो क्या होना बढ़ रहा है बट अगर रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करें इसे कांस्टेंट रखिए तो रेडियस बढ़ाओ तो तभी आपका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा बढ़ेगा अभी एक क्वेश्चन बताते हैं इसको नोट कर लीजिए जल्दी करिए सेकेंड पार्ट है VA, VB और VC में क्या
कितने लोग बताएंगे? ओमेगा ए ओमेगा बी और ओमेगा सी में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, उनकी एंगुलर वेलोसिटी तीनों पॉइंट्स का, और वी ए बी बी और बी जी में क्या रिलेशन होगा, यानी लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगी? वी ए बी 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 सी में और ओमेगा ए ओमेगा बी ओमेगा सी में। आपको रिलेशन फाइंड आउट करना बताना। ओमेगा ए ओमेगा बी ओमेगा सी, बी ए बी 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 सी क्या रिलेशन होंगे? ओमेगा ए ओमेगा बी ओमेगा सी। चलिए देखिए, जैसे फैन चलता बेटा ना, फैन का जो ब्लेड है, कोई भी अगर ये बत्ती को कंसीडर करें तो उसका जितना बाहर सबसे हीटिंग वाला जितना एंगल घूमेगा उतना ही एंगल बीच वाला घूमेगा, उतना ही एंगल उससे क्या होगा, सेंटर वाला घूमेगा। एंगल तो सेम सेम घूमेगा ना, और जब सेम सेम एंगल घूम रहा है तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी सभी पॉइंट के क्या होंगे भाई? एक साइकिल पूरा करने जितना इसको समय रहेगा उतने समय में ये भी तो एक चक्कर पूरा करेगा, उतने समय में भी एक चक्कर पूरा करेगा। तो सारे पॉइंट्स के अगर आप कंसीडर करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी सभी के सेम सेम होंगे। एंगुलर वेलोसिटी घूमने वाले कैसे हो जाएंगे? सेम सेम होंगे। तो जब एंगुलर वेलोसिटी को कहेंगे ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी इक्वल टू ओमेगा सी रहेगा। हमेशा एंगुलर वेलोसिटी उसके सभी पॉइंट्स की वजह सेम रहेगी, वहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं हो, चाहे पास में हो चाहे दूर में। देखिए बी ए बी 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 सी में अभी हम लोगों ने पढ़ा बी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, पढ़ा ना? बी इक्वल टू क्या होगा है? आर इंटू ओमेगा। अब बेटा रेडियस ओमेगा तो सबके लिए सेम हो गया, लेकिन जैसे जैसे पॉइंट से दूरी आपकी बढ़ेगी, देखो बी ए की दूरी सबसे कम है, बी बी उससे ज़्यादा, बी सी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब बी ए लेस देन बी बी लेस देन बी सी, एनीथिंग देयर सिंस बी इक्वल टू कितना? आर इंटू ओमेगा। इसलिए सबसे लास्ट में अरे अपने वो हाथ पकड़ के बच्चे खेलते हैं सर्किल सर्किल खेला है? खेले हैं। नहीं खेला? मतलब एक गेट में खड़ा हो जाता है, हाथ पकड़ के एक दूसरे में क्या करते हैं, राउंड राउंड करते हैं। तो सबसे तेज किसको दौड़ना पड़ता है? आगे वाले बीच वाला कि लास्ट वाला? लास्ट वाले की तो उसकी सर्किल की रेडियस सबसे क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो सबसे तेज सेंटर पे होगा वहीं घूम लेता अपनी पोजीशन पे। ठीक, तो सेम कंडीशन यहाँ है। जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाओगे बेटा वैसे वैसे लीनियर वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी? उसकी सबसे ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा उसका लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, जो सबसे पास होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे कम। इसलिए बी ए लेस देन बी बी लेस देन बी सी नोट कर लीजिए। बी ए बी बी और बी सी ने चला क्या चल रहा है। क्या कर रहे हैं? वहाँ भी उसका गाड़ी कर रहे हो क्या? नहीं देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं ना। यहाँ क्लियर रहता है। हाँ और क्या देखिए, वहाँ एनर्जी खर्च करना पड़ता है देखने अरे के लिए। इतना एनर्जी ना बचाओ कि रोड पे जाके एनर्जी जो है लड़ाई झगड़े में खत्म हो जाए। नहीं सर, हाँ? यहाँ क्लियर दिख रहा है एकदम। पढ़ने में एनर्जी बचाओगे तो फालतू दूसरे कामों में खर्च होगा। नहीं जैसे वहाँ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा ही करना पड़ेगा। इसीलिए कल उसको हटवा कहाँ करा हाँ चलो हो गया बेटा। ये कंडीशन आपका हो गया कि ये बी बी और क्या हो गया बी सी में क्या रिलेशन हो गया, इसके रिलेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। ठीक, आगे देखेंगे बेटा सर्कुलर मोशन हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी बांट देते हैं। एक आपने पढ़ा हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। ठीक, तो पहले थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि अभी हम लोग सेंटीमीटर और फोर्सेस वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको क्या सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल सब उसके इसमें आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिएगा सर्कुलर मोशन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। 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 एक होता है बेटा कैसा, देखिए पहले यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर, अगर पूरे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब कहते हैं बेटा? सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कब होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे बेटा? ये तो बताना है यूनिफॉर्म। देखो अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या है, पूरे मोशन में कांस्टेंट है, ठीक, एंगुलर वेलोसिटी को ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी पार्टिकल है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो हम लोग मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूछा था क्या लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है या नहीं? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लीनियर वेलोसिटी डिग्री कांस्टेंट आना, कई बार क्वेश्चन थोड़ा किया गया है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लीनियर वेलोसिटी डिग्री कांस्टेंट आना, लीनियर वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है लीनियर। तो कांस्टेंट रहेगा। और लो बेटा, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद कांस्टेंट आर नॉट। क्वेश्चन है हिंदी बोलेंगे, दृश्यमान वृत्तीय गत में क्या कोणीय वेग का रेखीय वेग का मान समान होगा या नहीं? रेखीय वेग का मान समान होगा या नहीं? नहीं होगा। तो भैया बस डायरेक्शन पे डिस्कस करता हूँ। मेन पॉइंट ये है, हम लोग जब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन पढ़ेगा ना, तो लीनियर में क्या कहते थे, वहाँ पे जो वेलोसिटी होता था वो कांस्टेंट रहता था, लीनियर वेलोसिटी। बट एंगुलर जब हम लोग सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे बेटा, कोई भी पार्टिकल दीवार हो रहा है ना, अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे मान लो यहाँ पे V1 से जा रहा है, यहाँ पे पहुँचा इसकी वेलोसिटी V2 हो गई, कहीं और पहुँचा तो V3 हो गया, ठीक। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड पहले जो मैग्नीट्यूड आपकी वेलोसिटी की होगी वो कांस्टेंट होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? जैसे अभी यहाँ पढ़ रहे हो तो डायरेक्शन इसके टेंजेंशियल इधर है, यहाँ पे बीच में लेंगे तो उसके टेंजेंशियल हमेशा सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है वो टेंजेंशियल होता है। अगर जिस पॉइंट पे निकालें तो उस पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा ड्रा कर लीजिए, वही आपका डायरेक्शन बताएगा। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है पॉइंट टू पॉइंट। अगर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है इसका मतलब ये हो गया कि क्या वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म में सेम हो जाएगा, अगर डायरेक्शन आपका चेंज होता है, इसीलिए हम लोग कह लेते हैं क्या, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उसमें लीनियर वेलोसिटी क्या बदलती रहती है, रीजन है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो लिखिएगा यूनिफॉर्म बात करेंगे क्या क्या कुछ बात हो यही हम बोल दीजिएगा, बता दीजिएगा। उस केस में क्या होगा, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड की वैल्यू अगर स्पीड पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कांस्टेंट है, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, कोई मैग्नीट्यूड होता है। बट वेलोसिटी बोला जाएगा तो क्या होगा, वो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी चेंज होगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा आपका चेंज होगा, पॉइंट लिख लीजिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इफ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, इफ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, इफ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द, इफ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, या वही पे लीनियर कर लीजिए बेटा, कंफ्यूज करके लीनियर कर लो, लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल, या स्पीड क्या है उससे पहले लीनियर बना लो, लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड से पहले लीनियर कर लीजिए, लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी कांस्टेंट
will be constant. Then motion is called uniform circular motion. Then motion is called uniform circular motion. उस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या रहेगा? आगे लिखेंगे ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी क्या रहेगा? कांस्टेंट, एंगुलर सेम रहेगा। ये क्या करेगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी कांस्टेंट क्या है? सेम कर दो। बट linear velocity will be changes, but linear velocity will be changes, but linear velocity will be changes due to linear velocity will be changes due to इसकी वजह से change in direction, due to underline कर दीजिएगा बेटा, due to change in direction, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से लिनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? चेंज होती है। स्पीड बोलेगा तो कांस्टेंट कहेंगे, तो वेलोसिटी बोलेगा तो वेरिएबल होगा। और क्यों चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज होगा, तो पॉइंट याद रखिएगा। ये केस आपका होता है यहाँ पे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर कहा जाए तो मान ऑफ वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी बोलोगे तो वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल होगा। अगर मान ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी बोलोगे तो क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी एक कांस्टेंट स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, ठीक। लेकिन जब हम लोग बात यहाँ पे करते हैं मास की, तो नहीं पॉइंट उठा जाता है, एंगुलर को सही नहीं जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी बोलेगा तो क्या? वेलोसिटी बोलेगा यानी कि लीनियर, तो हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। और अगर स्पीड बोलेगा लीनियर स्पीड, लीनियर क्या? स्पीड यानी मान ऑफ वेलोसिटी जो होगा उसी को हम स्पीड कह देते हैं बेटा। जो वैल्यू होगी उसी को आप स्पीड कह देते हैं। ये वैल्यू हमारा कांस्टेंट लिखा है, ये कांस्टेंट, ठीक है। उसकी जो मान होता है मैग्नीट्यूड होता है और वैल्यू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और जो भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उसमें सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन डेवलप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। अब केंद्र तौर आपने पढ़ा होगा, हिंदी के लोगों ने पढ़ा है, ठीक। तो देख लीजिएगा लिखा है चलिए अभी पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पे क्या आता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर वो मूव कर रहा है एक थीटा एंगल मान लो रोटेट हुआ, सपोज है आपको थीटा एंगल रोटेट हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ से ये थीटा एंगल रोटेट हो रहा है इस पॉइंट तक गया, ठीक। यहाँ V1 था, यहाँ V2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये पॉइंट तक ले लीजिएगा। ये नोट कर लिखना है, इसका नोट कर लेना है। वही जो स्टेटमेंट लिखा है वही है, मैथमेटिकल है, तो आपको आप लिख करेगा। मैं चीजें नोट कर लीजिए, तब उसके बाद लिखिएगा। uniform circular motion and at any stand its speed is
rotating angle theta, on rotating angle theta, on rotating angle theta, the speed of particle, the velocity of particle, on rotating angle theta, the velocity of particle will be changes by, इसी लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा, डेल्टा बी की वैल्यू कितना, अगर यहाँ से मान लो स्पीड यहाँ से वहाँ चेंज हुई v1 से v2 हो गई, तो डेल्टा बी की और इसका मैग्नीट्यूड जो v1 v2 का है माना v1, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो माना v1 इक्वल टू माना v2 होगा, ठीक। तो अगर v1 से v2 स्पीड आपकी वैल्यू से चेंज हुई a से b जाने में, और मैग्नीट्यूड जो होगा बेटा वो थीटा कितना एंगल रोटेट हुआ, थीटा एंगल रोटेट हुआ, तो बोला क्या जाता है कि a से b जाने में अगर वो थीटा एंगल रोटेट हुआ तो उसकी वेलोसिटी भी कितने का चेंज हो जाएगा, जो वेलोसिटी होगी वो कितनी बदल जाएगी, वेलोसिटी बदलेगी क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदल रहा है, इसलिए वेलोसिटी में चेंज होगा। फॉर्मूला याद है किसी को, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी नहीं मालूम, देखिए यहाँ चेंज इन वेलोसिटी डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा, डेल्टा v इक्वल टू होगा 2v sin थीटा बाई कितना 2v sin थीटा बाई। तो अगर हम लोग लेते हैं कि कितना तो चेंज हो जाएगा वेलोसिटी में, अगर आप थीटा एंगल घूम जाते हो कि वेलोसिटी जो चेंजेस आती है बेटा, तो 2v sin थीटा बाई क्या 2 के बराबर होता है। अगर कोई भी पार्टिकल रोटेट हो रही है और कितना रोटेट हो, कितना घूमा थीटा एंगल, थीटा बाई 2 है, ध्यान रखिएगा, 2v sin थीटा, ध्यान हो जाइए तो मतलब करेंगे बेटा, ये थीटा बाई 2 है, तो हम क्लियर करते हैं हमें, तो पूरे का बाई 2 करने का जरूरत sin थीटा बाई 2 नहीं कंफ्यूजन होगा ना, मतलब थीटा का जितना है इससे मान लो 60 डिग्री घुमा तो sin 30 हो जाएगा, 60 बाई 2 30, ठीक। 90 डिग्री घुमा तो क्या 90 बाई 2 45 हो जाएगा, ठीक। तो जो चेंज आता है तो भी sin थीटा बाई 2 के बराबर होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक रोटेट होने में उससे थीटा भी यहाँ पे घुमाया तो चेंज वेलोसिटी जो होगा 2v sin थीटा बाई 2 के बराबर है। इसी तरह से अगर पोजीशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो भी पहले आप रिलेट करते हैं वहाँ से, ठीक, कर लीजिएगा, हो गया। नहीं रहने दीजिए, सबको भी गर्मी लगती है। चलिए बढ़िया हवा लेते हैं थोड़ा बड़ा क्या हो गया आपका, यहाँ पे दिखा दिया वेलोसिटी हो गया 2v sin थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से पता लेते हैं कितना होगा, अगर आपने एंगल थीटा रोटेट किए हैं तो चेंज वेलोसिटी की जो वैल्यू हमारी आ रही है वो 2v sin थीटा बाई क्या हो जाएगा 2 के बराबर होगा। अगर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया गया है तो वैल्यू को करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा आपका होगा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी चेंजेस इन रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिएगा आकाश नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बॉडी वाला नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, एक ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, the magnitude of velocity, linear velocity, the magnitude of linear velocity
then motion start, then motion start, non-uniform circular motion, motion start क्या कहलाएगा? non-uniform circular motion, non-uniform circular motion को क्या नाम देंगे बेटा? non-uniform circular motion कहते हैं। अगर आपका क्या याद रखिएगा, अभी आगे अगला डिस्कस किया जाएगा। जब हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था बेटा, तो पार्टिकल पे केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, और जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और कौन सा दूसरा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक, दोनों काम करते हैं। सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल फोर्स एक्सीलरेशन एक्ट। और जब आपका क्या होगा, केवल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पे केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काम करता है। जहाँ यूनिफॉर्म लिख रहे थे ना, मैं एक पॉइंट बढ़ा लीजिए, यूनिफॉर्म पर एक पॉइंट इंक्लूड कर लो। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म जहाँ यूनिफॉर्म पर लिखा था ना, एक का अलग लाइन बढ़ा लिखना है, इसलिए ये अलग तरह से ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्ट ऑन द पार्टिकल, during uniform circular motion, centripetal acceleration act on the particle, centripetal acceleration act on the particle, uniform circular motion में बेटा centripetal acceleration क्या करता है, act करता है particle। और यहाँ पे हम इसलिए हम non-uniform में डिपेंड करिए ना, जब non-uniform होगा तो यहीं पे बदल जाएगा, ठीक है। During non-uniform circular motion, during non-uniform circular motion, centripetal and tangential, both centripetal and tangential both acceleration act on the particle. Centripetal and tangential both acceleration act on the particle. Centripetal and tangential both acceleration act on the particle। दूसरे जगह सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों एक्सीलरेशन काम करते हैं। सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल बोथ एक्सीलरेशन एक्ट ऑन द पार्टिकल, समझेगा? तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों एक्सीलरेशन काम करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि नॉन-यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मॉड ऑफ v1 नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ v2 होता है, यानी कि यहाँ पे स्पीड भी आपकी बदलती जाएगी, तो उसकी स्पीड वहीं नहीं लीजिएगा। ड्यूरिंग नॉन-यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन v1 नॉट इक्वल टू v2, मतलब मैग्नीट्यूड भी आपका क्या करता है, वेरी करता है, हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक। नोट कर लीजिए। ऐसा बनाओ तो बना रहे हो, दिखते नहीं। अगर हम लोग एंगल वेलोसिटी को लिखते हैं, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जो होता है अपने फॉर्मूला पड़ा 2 पाई या 2 पाई अपॉन टी। यहाँ पे यह क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जिसके कैपिटल आवृत्ति, ठीक, और टी क्या होता है, टाइम पीरियड, मतलब एक साइकिल पूरा करने में कितना उसे समय लगेगा। टाइम पीरियड की टर्म में लिखेंगे तो 2 पाई अपॉन टी, और फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखेंगे तो 2 पाई इंटू एन हो जाता है। 2 पाई इंटू एन तो 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा एन, और जब आप किसके टर्म में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड तो 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। तो
कभी जरूरत पड़ती है आज में ही आप उसको पढ़े होते हैं, याद रखिए ना, कहीं रिक्वायरमेंट आता है तो आप कर लेंगे, ठीक चलेगा। आगे नहीं चलेगा, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है 25 3:25 3:25 अभी 5 मिनट। देखिए सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। देखिए यहाँ देखो, जब कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसके सेंटर की तरफ जो एक्सीलरेशन काम करेगा उसको नाम देते हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। मतलब ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the acceleration acting towards the center of the circle is called centimeter acceleration। जैसे आपने ये लिखा, रेडियस मान लो आपका r है, पार्टिकल आपकी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी v है, रेडियस r है, सेंटर ठीक। तो इस पे सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन काम करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पार्टिकल के जो उसके सेंटर है ये की तरफ आपका थोड़ा डेवलप होगा, तो हम नाम देते हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। तो लिख लीजिएगा एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन, एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट undergoing uniform circular motion, undergoing uniform circular motion, undergoing uniform circular motion is called centimeter acceleration। Acceleration acting on the object undergoing uniform circular motion is called centimeter acceleration। It always act on the object, it always act on the object along the radius, radius के along होता है, act क्या, it always act on the object along the radius towards the center of the circle, towards the center of the circle, towards the center of the circle, towards the center of the circle के सेंटर के तरफ हमेशा लगता है, ठीक है, सीधे से सेंटीमीटर पे आते हैं। और जो मैग्नीट्यूड होता है सेंटीमीटर एक्सीलरेशन तो फार्मूला मालूम है सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फार्मूला कितने लोगों को मालूम है, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन फार्मूला आपको है सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। कोई नहीं आता किसी को, कितने लोग क्लास में भी हैं, क्लास वाले हाथ उठाओ। आप लोग कभी स्टूडेंट आप पढ़ा था यार, भैया लोग दूसरा पहले पढ़े थे, हाँ क्या नहीं पढ़े थे, सेंटीमीटर केंद्र त्वरण सूत्र, हाँ सुना है क्या, वैसे क्या सुना ही नहीं है, चीज पहले याद नहीं पढ़ा है जी। क्या होता है सेंटीमीटर जो एक्सीलरेशन होता है, अगर आपको पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का v चल रहा है यार, और v का जो होता है ओमेगा इंटू r, अगर उसके टर्म में आप देखेंगे तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू r जो है अपना एक r कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू r आ जाएगा, ठीक। और दूसरा फार्मूला बनाएंगे ओमेगा बराबर होता है 2 पाई इंटू n, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लेंगे तो 4 पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू r, और इसी को अगर टाइम पीरियड के टर्म में लिखेंगे तो टाइम पीरियड के टर्म में लिख सकते हैं हम लोग बेटा 4 पाई स्क्वायर इंटू r अपान t स्क्वायर। इतने फार्मूले हो गए, ये फार्मूला आपने बोर्ड पे पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, ये दो चीज़ आप इंक्लूड कर लीजिए इसी को कन्वर्ट करके। तो आपका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होता है इक्वल टू v स्क्वायर बाई r या ओमेगा स्क्वायर इंटू r, या होगा 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू r, या आपका 4 पाई स्क्वायर r अपान क्या t स्क्वायर। इतने रिलेशन आपको बनते हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन के लिए। बोर्ड में पढ़ा होगा तो स्टार्ट में डेरिवेटिव
एक्सलेशन भी है, बट अभी समय ना तो जरूरत है ना तो टाइम होता तो करवा लिया जाता है। बिना जरूरत वाला भी, बट अभी ना तो टाइम है ना तो जरूरत, दोनों चीज़ें नहीं। ठीक, तो कंडीशन आपका हो गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यूनिट लिखेंगे बेटा, एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हमें याद है ना। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे बेटा क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन लेंगे कितना, ऐसे के पावर -4, अरे इसका हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपान मीटर, मीटर कट जाएगा तो बचेगा मीटर पर सेकेंड, इसका बचेगा बेटा। तो डायमेंशन हो गया ऐसे के पावर -2। इसी को हम लोग पहले करते हैं सेंटीमीटर क्या, एक्सीलरेशन पहले से और कोई भी पार्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ करने वाला एक्सीलरेशन को नाम देते हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन पहले। करेंगे कितना हो गया बेटा हमारा, कैसे क्या करेंगे, एक्सीलरेशन हो जाता है। तो इतना कर लीजिएगा। वैसे नियम जो उसका चैप्टर